कई लोग डायबिटिक भी होंगे। मुंबई का पॉपुलेशन है, तो मैं उस पर एक बात बताता हूं। प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध का नाम आप लोगों को सुना है? प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, अपराध मीन्स मिस्टेक। जो मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं कोई मैं नई चीज बता रहा हूं, मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है। एक डायबिटिक पेशेंट, वो एक पार्टी में गए, शादी थी, स्टार्ट हुआ स्टार्टर से, खाने के लिए गए। स्टार्टर में आधा से ज्यादा पेट भर गया, मेन कोर्स में पहुंचे तो पूरा भर गया। पेट तो भर गया लेकिन यात्रा बंद नहीं हुई। यात्रा कहां पे जाके बंद होगी? लास्ट काउंटर, वहां पे डिजर्ट, स्वीट सब मिलेगा। वहां पे रियल मेडिटेशन वहीं पे शुरू होता है। स्वीट को देखेंगे एक एक, क्योंकि इसलिए तो वहां पे गए हैं, नहीं तो जाते क्यों? पेट तो भर गया है। उन्हें इतना ज्ञान होता है कि उनको सब समझ है, इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी है। अब बाद में वहां पहुंचने के बाद मन कहता है ये खा लो, क्योंकि मन ही वहां पे लेके गया है। बुद्धि कहता मत खाओ। क्यों? लास्ट वीक डॉक्टर से मिले थे, 3 महीने का शुगर हाई था। डॉक्टर ने बोला अगर इस बार आप कंट्रोल नहीं किए तो मैं इंसुलिन शुरू करने वाला हूं। फिर भी मन कहता है, देखिए भी मन बुद्धि में लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई तो अंदर है। लोग बोलते ना ये मुझे मना करते हैं आप शुगर मत खाओ। भाई कौन मना करा? मना आपके अंदर हो रहा, पहले आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। बुद्धि को ये बताने के बाद मन क्या कहता है? आज तो 2 घंटा यात्रा करके आया हो, मुंबई से लोनावाला तक आया, 2.5 घंटा हो गया, शुगर कम हो सकता है। डॉक्टर ने दवा भी बढ़ाया है, शुगर कम हो सकता है, तो क्यों ना थोड़ा सा ले लिया जाए। फिर भी बुद्धि कहता है भाई अभी तो आपने नाश्ता किया, मेन कोर्स खाना खाए, तब आप स्वीट के पास, शुगर कम कहां से होगा? नहीं होगा, मत खाओ। फिर मन क्या करता है? मन मंकी माइंड है, क्योंकि आपने मन को ही बढ़ाया है। तो मन क्या बोलता है? क्या करो, रसगुल्ला को निचोड़ दो, पूरा शुगर सिर्फ बाहर निकल जाएगा, फिर खा लो। तो हम क्या करते हैं? रसगुल्ला को निचोड़ दिए और खा लिए। तो यह फैसला मन का था, क्योंकि आपने अपने मन को बढ़ाया है, आपने मैनेजर को फ्रीडम दिया है कंपनी में और आपने खा लिया। नेक्स्ट डे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, आप वहां पे गए तो वहां पे 2 रो था, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वेजिटेरियन था, राइट नॉन वेजिटेरियन था। संयोग से आप वेजिटेरियन हैं, तो आप राइट में गए नहीं, नॉनवेज में गए नहीं, आप वेज में गए, खा के आप वापस आ गए। तो आप नॉनवेज में क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता है मैं वेजिटेरियन हूं। आपकी बुद्धि को पता है, आपका संकल्प है कि मैं वेजिटेरियन हूं। बुद्धि में संकल्प है, मन में विकल्प है। इसलिए जब आप कोई संकल्प लेते हैं, अगर आपने संकल्प ले लिया कि मुझे मीठा खाना ही नहीं है, जब खाना ही नहीं तो वहां पे जाना क्यों है? जब जाएंगे तभी तो यह द्वंद्व स्टार्ट होगा। तो इसीलिए जब हम विज्ञान में कोर्स पे काम करते हैं तो हम संकल्प पे काम करते हैं, वहां पे विकल्प नहीं होता। जब हम सरेंडर की बात करते हैं, जब हम समर्पण की बात करते हैं, वहां से स्वीकार शुरू होता, वहां से सहन खत्म होता चला जाता है। जैसे जो हमें मिलता है वह प्रसाद है, जो हम मांगते हैं वह विषाद है। तो जो ये अपने अंदर जो एक एग्रेशन होता ना, जो हम मांगते हैं, वह एग्रेशन, रेस्टलेसनेस, वही डिजीज पैदा करता है। हमें उस माइंड पे काम करना चाहिए।
जैसे मैं उदाहरण दूं, कई लोग माइंड को इग्नोर करते हैं, नहीं मन क्या है, स्ट्रेस क्या है, कुछ भी नहीं है। एक आदमी वह दौड़ते हैं, उनको उतना पसीना नहीं होता। ऑफिस में बैठे थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्हें पता चला कि इनकम टैक्स का रेट चालू हो गया नीचे से। ऑफिस में एसी में उन्हें पसीना हो रहा था। वह पसीना कहां से हो रहा है? अगर आप समझते हैं कि शारीरिक श्रम से ही सब ठीक होता है, तो पसीना कहां से, उसको बोलते हैं भयस्वी। दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ माइंड। कि आपका मन कितना शक्तिशाली है, जो पसीना बैठे बैठे निकाल सकता है, लेकिन आपने उसे कभी उपयोग ही नहीं किया। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक सज्जन थे 30 साल के, वजन 138 kg, 4 घंटे शारीरिक श्रम करते थे, स्विमिंग, जिम, योगा, सब फुल डाइटिंग, वजन कम नहीं होता था। एक उनके डॉक्टर फ्रेंड थे, ऐसे ही एक पार्टी मिले, पूछे क्या है तुम्हारा वजन कम नहीं हो रहा है? बोले यार मैं 4 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, कम नहीं हो रहा। बोले टेस्ट करा लो, थायराइड के साथ थायराइड बढ़ाओ। टेस्ट कराया, हाइपोथायराइडिज्म आया, उन्होंने गोली ऐड कर दी कि आप ये दवा ले लीजिए, इससे आपका ठीक रहेगा। एक टैबलेट लेते, बोले कि 4 घंटे एक्सरसाइज मत करो, 2 घंटे बहुत है, अच्छा डाइट भी लो। 1 महीने में उनका 2 kg वजन कम हुआ, जो कि सब प्रयास करने के बाद पहले 200 ग्राम 300 ग्राम बढ़ता था। बहुत खुश हुए, डॉक्टर से मिले, सर आपने क्या मैजिक पिल दिया? उसका नाम उन्होंने रखा मैजिक पिल। मेरा वजन 2 kg कम हो गया आराम से। इससे कैसे हुआ? उन्होंने बोला कि आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन नहीं बनता था, मैंने आउटसोर्स कर दिया बाहर से, तो 1 ड्रॉप इस पिल में 1 ड्रॉप थायराइड हार्मोन आपके बॉडी के अंदर गया, इसके कारण ये हुआ। तो बोले सर 1 ड्रॉप हार्मोन 4 घंटे एक्सरसाइज से ज्यादा काम करता है क्या? बोले हाँ। जैसे कि अगर देखा जाए एक शहर में 10 वर्कर साफ करें तो कितना समय लगेगा? अगर पूरे शहर के लोग साफ करें तो कितना समय? 1 घंटे पूरा शहर साफ हो जाएगा, अगर सब के सब लग जाए तो। जब ये हार्मोन आता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म के कारण हर एक कोशिकाएं काम करती हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तुम्हारा वजन तेजी के साथ कम होता है। तो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे आप लोगों की तरह, पूछे डॉक्टर से कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उन्होंने बताया आपका थायराइड ग्लैंड। वो थायराइड से पूछे कि माय डियर थायराइड, आप क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो? आपके कारण इतनी बड़ी समस्या है। थायराइड खड़े होकर बोलते हैं साहब हम तो मैनेजर हैं, हम तो वर्कर हैं, मेरे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक हमारे बॉस हैं, वो TSH छोड़ते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मैं T3 T4 छोड़ देता हूँ। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की मैं आपको बात कर रहा हूँ। आप पिट्यूटरी से बात कर लीजिए। पिट्यूटरी से पूछते हैं आप TSH क्यों नहीं छोड़ रहे हो? बोलते हैं साहब मेरे ऊपर हाइपोथैलेमस है, CEO वो TRH छोड़ते हैं तभी मैं छोड़ता हूँ। ये सब प्रोटोकॉल है हमारे बॉडी के अंदर। तो जब वो हाइपोथैलेमस से पूछते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं साहब मेरे ऊपर लिम्बिक कॉर्टेक्स, सीट ऑफ इमोशन, वो हमें गवर्न करते हैं। तो इस साइंस को बोलते हैं साइको न्यूरो इंडो इम्यूनोलॉजी। जो आपके इमोशन हैं उनका इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम का हार्मोन्स पे, हार्मोन्स का इस शरीर पे पड़ता है। तो जब तक आप अपने इमोशन पे स्वामित्व नहीं पाएंगे तब तक आप इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो हम योग प्राणायाम ध्यान करते हैं उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है योग चित्त वृत्ति निरोध, अपने इमोशन के ऊपर स्वामित्व पाना। तो जो भी आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं चलेगा, लेकिन अपने मन को गहरा, शांत और विश्राम करेंगे, तभी आप इस डिजीज को रोक पाएंगे। अगर मैं प्रकृति की बात करूं, यह प्रकृति हमें चलाती है, मैं उसका उदाहरण देता हूं। आप भैया बीच में बता दीजिएगा कि हमारे पास समय कब है, मैं तो बोलता जाऊंगा, लेकिन कभी ऐसा है तो आप बताइए। अच्छा लग रहा है ना जी, ठीक है। अगर ये देखा जाए, लोग बोलते हैं नहीं प्रकृति का पे क्या प्रभाव है, ये सूर्य चंद्रमा का क्या प्रभाव है, चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव है, ये पूर्णिमा अमावस्या का क्या प्रभाव है। हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं क्योंकि हम स्वयं अपने शास्त्रों पे विश्वास नहीं करते।
आप सभी लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई में समुद्र है। जब पूर्णिमा होता है तो समुद्र का पानी बढ़ता है, अमावस्या में कम होता है। देख लेंगे मुंबई में जब भी बाढ़ आया है जुलाई में, चाहे 26 जुलाई का ही क्यों न हो, उस समय पूर्णिमा के आसपास हम रहते हैं। हाई टाइड रहता है, बारिश ज्यादा हुआ तो बाढ़ की स्थिति। तो जब चंद्रमा का प्रभाव धरती पे पड़ रहा है, धरती के जल पे पड़ रहा है, समुद्र में पड़ रहा है, तो यह आपका शरीर भी 70% जल से बना हुआ है, तो उसका प्रभाव इस शरीर पे भी पड़ता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। जो सेंसिटिव हैं, जो सिजोफ्रेनिक हैं, एक बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें ऑडियो और विजुअल हेलुसिनेशन होता है। जो मेंटल हॉस्पिटल है, आप वहां पे पता करेंगे, एक निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंस बेंगलुरु में, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्यादा ड्यूटी लगती है, क्योंकि पेशेंट्स ज्यादा आते हैं, तो उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। अगर देखा जाए, अभी 21 जून हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया। क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन सूर्य पृथ्वी के करीब होता है, धीरे धीरे फिर सूर्य पृथ्वी से दूर जाता है, इसीलिए आदान काल और विसर्ग काल बना। इसीलिए 6 ऋतुएं हैं। जब सूर्य पृथ्वी के करीब आता है तो प्रकृति हमें क्या देती है? आम का फल देती है, क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होता है, हमें सोडियम पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। उसके कारण जो इवेपोरेशन होता है, जो बादल बनता है, बरसात होता है, प्रकृति हमें जो कृमि हर होता है, कीड़े को कम करता है। जब सूर्य और दूर होता है, जैसे जैसे शरद ऋतु स्टार्ट होता है, तो प्रकृति हमें आंवला देती है, जो रिच ऑफ विटामिन सी है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है। तो प्रकृति हमें वही फल देती है जो हमारे शरीर को आवश्यक होता है। और यह प्रकृति हमारे अंदर वात पित्त कफ के रूप में इनका संचय, प्रकोप और प्रशमन करती है। इसीलिए पंचकर्म में बताया गया, शरद ऋतु विरेचनम, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तुम्हें विरेचन करना चाहिए। वासंतिक वमनम, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तुम्हें वमन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है, तुम्हें बस्ती लेना चाहिए। तो अगर जब हम दिनचर्या, ऋतुचर्या के हिसाब से अपनी प्रकृति को फॉलो करें, तो इस शरीर में विकृति नहीं होगा। तो हमें डिटॉक्स करते जाएंगे प्रकृति के हिसाब से, तो उतनी बीमारियां हमें कम होंगी। एक सज्जन हमारे पास आए, तो क्या डॉक्टर, मैं सुना हूं कि आप लोग डायबिटीज रिवर्स करते हैं। हमने बोला हाँ साहब करते हैं। उन्होंने एडमिशन लिया, दूसरे दिन एक पेपर लेके आ, बोले आप इस पे साइन करो, मैं वापस जाऊंगा। पूछा क्या हुआ? बोले वो लोग मुझे भुजंग आसन सिखा रहे हैं, कोबरा पोस्चर। तो मैं कहा क्या गलत सिखा रहे हैं? डायबिटीज में वो करना चाहिए, अच्छा है। बोले साहब मैं 10 साल से कर रहा हूं, मेरा शुगर भी बढ़ता जा रहा है, मेडिसिन भी बढ़ता जा रहा है, फिर मैं इसे क्यों करूं? अगर आप यही सिखा रहे हो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं इनरोल करने में, क्योंकि मैं 10 साल से कर रहा हूं। तो आसन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। मैंने उनसे पूछ लिया कि जब आप भुजंग आसन करते हैं तो आप क्या करते हैं? मेरा वर्ड यही था, ऐसे ही पूछा। वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, बोले यहां पे सब पागल है, भुजंग आसन करते हैं तो क्या करते हैं? भुजंग आसन करते हैं और क्या करते हैं? मैंने बोला नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप भुजंग आसन करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? वो तो सिर्फ स्थूल शरीर समझ रहे हैं इसे, वो तो सोच रहे मैं आसन कर रहा हूं। शरीर आयास जन्म व्यायाम, जो शरीर को थका दे वह व्यायाम है। व्यायाम शुरू होता है व्यय से, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। योग में तो हम ऊर्जा का संचय करते हैं।
तो हमने बस पूछ लिया कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, भाई पांचों शरीर क्या कर रहे हैं? शरीर तो अन्नमय तो आसन कर रहा है। तो बोले उस समय मैं सोचता हूं इसके बाद कौन सा करूंगा। ध्यान यही होता है हम लोगों का, 1 2 3 4 ऐसे ही चल रहे हैं रिदम में। मतलब भैया जब आप बाद वाले का सोच रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? आप ये कर क्यों रहे हैं? तो बोले क्या करना है? मैंने बोला आपको डायबिटीज है तो भुजंग आसन ही आपको क्यों कराया जा रहा है? कोई और आसन हम कराते हैं? क्योंकि जब आप भुजंग आसन करते हैं, जब आप अपने चेस्ट को उठाते हैं, नेवल रीजन नीचे रहता है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डायफ्राम है जिसे हम नीचे की तरफ पुश करते हैं, और आपका पैंक्रियास जो डायबिटीज के लिए जिम्मेदार जो ग्लैंड है वो पैंक्रियास यहाँ पे पाया जाता है। और जब हम पैंक्रियास को स्टिमुलेशन देते हैं तो पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल है, बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करता है और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के आपके शुगर को कम करता और ऊर्जा को बढ़ाता है। मोटा मोटी हम कह सके कि आपके पैंक्रियास को स्टिमुलेशन करने के लिए आपको भुजंगासन कराया जाता है। जब आप भुजंगासन करते समय अपने पैंक्रियास पे ही ध्यान नहीं देंगे, पैंक्रियास से ही बात नहीं करेंगे, तो हम उसे कर क्यों रहे हैं? आसना इज अ फिजिकल मूवमेंट व्हिच क्रिएट अवेयरनेस टू इंटरनल एंड डीपर ऑर्गन। आसन तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं। मास्टरी ओवर इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम थ्रू वॉलंटरी नर्वस सिस्टम इज लिंक्ड। तो आसन तो एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब आपका ध्यान नहीं होगा, जब कोई भी आसन बिना ध्यान के करेंगे तो वह आसन नहीं व्यायाम होगा। अब हम कहते हैं आप आसन भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोबरा पोस्चर कर लिया, सेम कोबरा पोस्चर गर्दन को खींचते हैं, थायराइड में काम करता है, अस्थमा में काम करता है, चेस्ट एक्सपेंड होता है, डायबिटीज में हो, मोटापा में, कमर दर्द में भी कोबरा पोस्चर काम करता है। तो एक आसन फायदा 10 है, तो कहां पे आपको फायदा मिलेगा? जहां पे आपका ध्यान होगा। तो ध्यान फायदा देता है। आप व्यापार करते हैं, आपकी 5 फैक्ट्री, जहां पे आपका ज्यादा ध्यान होगा वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगा। क्योंकि जब हम ध्यान ले जाते हैं अपना देश बंध चित्तस्य धारणा, जब आप अपने ध्यान को उस देश में ले जाते हैं तो वहां पे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई बढ़ता है। जब आप पैंक्रियास को विजुअलाइज करेंगे तो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई बढ़ने के बाद बीटा सेल का रिजुविनेशन होता है। इसलिए जब भी आप आसन करें तो ध्यान पूर्वक धीमी गति से करें, तो वहां पे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। किस लिए कर रहे हैं वहां पे लेकर जाएं अपने ध्यान को और गहरा विश्राम दें। ये वाला प्राणायाम आप लोगों को मालूम है? एक नाक से लेना, एक से छोड़ना, इससे लेना, इससे छोड़ना, क्या नाम है इसका? वेरी गुड। यह श्रेय रामदेव जी को जाता है, उन्होंने हम सबको अनुलोम विलोम सिखा दिया है। इसका नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है। एक यूरोपियन ने क्वेश्चन पूछा कि साहब इस नाक से लो, इससे छोड़ो, इससे लो, इससे छोड़ो। अब एक प्रश्न मेरा आप सभी लोगों के लिए, जो लोग अनुलोम विलोम करते हैं, उन्होंने कहा जब मेडिकल साइंस के हिसाब से हम इस नाक को डिसेक्शन करके देखेंगे, कट करके देखेंगे, सर्जरी करके देखेंगे, तो दोनों नासिका द्वार जाके एक ही पाइप में मिलता है, श्वास नली में, विंड पाइप, ट्रैकिया कहते हैं उसको। तो जब दोनों नासिका द्वार एक ही श्वास नली में मिलती है और वह श्वास नली आके 2 फेफड़ों में मिल जाता, खुलता है 2 ब्रांच में, तो क्यों दाहिने से लो, बाएं से छोड़ो, बाएं से लो, दाहिने से छोड़ो? जब दोनों रास्ता एक ही हाईवे को मिल रहा है तो दोनों से लो, दोनों से छोड़ो, आनंद से लो, ध्यान पूर्वक धीमी गति से लो। ये करने का जरूरत क्या है? फिर भी आप हमारे गुरु हैं, आप कहेंगे तो मैं करूंगा, लेकिन कभी कभी एक नासिका ब्लॉक होती है तो बहुत दिक्कत होता है उसे लेने में। फिर दूसरा ऐसे करो तो आप यंग हैं, आपको होता होगा, मेरा उम्र है तो मेरा शोल्डर दर्द करता है ऐसे करने में, ये अंगुलियां टाइट हो जाती हैं, इनको खोलना पड़ता है। उससे भी ज्यादा कभी कभी करते समय ध्यान कहीं और चला जाए तो भूल जाते हैं दाहिने से लिया कि बाएं से लिया। तो क्यों न आराम से, धीरे से दोनों नासिका द्वार से लिया जाए और छोड़ा जाए? इसके बारे में आपकी राय क्या है?
ये उनका प्रश्न था, वो बहुत सही प्रश्न था कि जब दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो क्यों ऐसे किया जाए। लास्ट में उन्होंने बोला फिर मैं ये ड्रामा क्यों करूं, ये ड्रामा आप लोग करा रहे थे। तो हम लोग शास्त्रों में जाते हैं, अपने शास्त्र में लिखा है कि एक ख है, एक ठ है, एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक कीड़ा है, एक पिंगला है, ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। तो उन्होंने कहा साहब ये आपके शास्त्र में लिखा है, आप मान सकते हो उसे, मैं तो योग को विज्ञान समझता हूं। अगर विज्ञान है तो यहाँ पे एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस होना चाहिए तो अनुसंधान होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। फिर इसके बाद रिसर्च चालू हुआ। आप देखिए हमारे ऋषि जो 5 साल पहले लिखे थे कितना सत्य है, रिसर्च में पता चलता है। राइट नॉस्ट्रिल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स ज्यादा हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स ज्यादा हैं। मींस ये सिंपैथेटिक हमें स्टिमुलेशन करता है। अभी यहाँ सांप निकल जाए, 1 सेकंड में आप देखेंगे सिंपैथेटिक अराउजल होगा, मसल टाइट होगा, पिपिल डायलेट होगा और हम भाग के बाहर होंगे, क्योंकि सिंपैथेटिक अराउजल होगा तो हमें सेव करता है। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं सिंपैथेटिक अराउजल, बाद में क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक अराउजल, तो लेफ्ट से पैरासिम्पैथेटिक होता है। अभी लेक्चर चल रहा है, आनंद की बात है, धीरे धीरे हम सोते रहेंगे। कैसे? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक है। विश्राम भी अति आवश्यक है, जितना सिंपैथेटिक उतना पैरासिम्पैथेटिक। जब आप दोनों को करते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को आप बैलेंस करते हैं, जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को गहरा विश्राम देता है। जो गहरा विश्राम देता है, ऑटोमेटिक आपके शरीर में 2 सिस्टम बना है, एक पेरिफेरल, एक ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एक प्रकृति ने हमारे कंट्रोल में दिया, हाथ उठाना हमारे कंट्रोल में है, लेकिन डाइजेशन हमारे कंट्रोल नहीं, यूरिनेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है। वह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक उसे चलाता है। योग क्या करता है? जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक चल रहा है उसके ऊपर स्वामित्व लाता है। तो जब हम ध्यान पूर्वक धीमी गति से श्वास प्रश्वास के साथ, रिलैक्सेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ नहीं। कोई बोलता मैं इतना अलर्ट हूं, एक पिन भी गिरे मुझे पता चलता है, तो अलर्ट है, वहां पे स्पीड है, वो रजस है। आप अलर्टनेस को अवेयरनेस में बदलो, वह सत्व है। इग्नोरेंस तमस है, अलर्टनेस रजस है, अवेयरनेस सत्व है। जैसे क्या है, एक नदी बहती है, वहां से थोड़े दूर पे खेत था, वहां पे पानी ले जाना था। तो 3 ग्रुप के लोग होते हैं, सत्व रजस तमस। मैंने आपको बताया मई के महीने में आसमान पूरा नीला है, लेकिन जो तमस ग्रुप है, नाली बनाने का बात चल रहा है, तो तमस ग्रुप क्या कहता है, देखो बादल दिखाई दे रहे हैं, बारिश हो जाएगी, इतना मेहनत करने का जरूरत क्यों, नाली बनाने का पानी बरसात से आ जाएगा। वह तमो ग्रुप है। रजस ग्रुप क्या है? टाइप ए पर्सनालिटी, वो बैठ नहीं सकते। मान लो कि जून का महीना आ गया, बादल दिखाई दे रहा है, लोग बोलेंगे बादल दिखाई दे रहा, हो जाएगा बारिश जाने, बोलेंगे नहीं नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल तो काम देगा, नाली बनाएंगे। उनका प्रॉब्लम क्या, बैठ ही नहीं सकते, तो पूरा नाली बना। बताता हूँ कैसे नहीं बैठ सकते। पूरा उन्होंने नाली बना के खेत तक पानी पहुंचा दिया। खेत में पानी पहुंच गया, उनकी समस्या क्या है, बैठ नहीं सकते, और वो खेत के अंदर नाली बनाएंगे, एक एक प्लांट को पानी मिले, इतना वो नाली बनाएंगे को फोर्स से वह प्लांट नष्ट हो जाता है। वह रजस है। क्या होता है कि जब वह पानी खेत में पहुंच गया तो आपको उसको छोड़ दो। अभ्यासेन तो कौनते है वैराग्येण च क्रियते, हमने अपना पूरा मेहनत करके हम छोड़ दिए। तब क्या होता है, जब उस पानी को छोड़ देंगे खेत में पानी फैलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन। जब वो एक्सपेंशन होगा तो स्पीड कम होगा, फिर वो नर्चर करेगा, वो उसका पोषण करता है। तो इसीलिए जब हम रजस में, अगर हम सत्व में नहीं जाएंगे तो हम अपने आप को डैमेज करते हैं। टू मच प्लानिंग, थिंकिंग, रीजनिंग में चलता रहता है। इसीलिए जब हम शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि रजस से सत्व में जाने का पहला चीज है सरेंडर। Surrender is expansion, expansion is a freedom, freedom is a life. I, ego, intellect,
कॉन्स्ट्रिक्शन, बॉन्डेज और डेथ। तो ओवरऑल जो हम लोगों की समरी है इस पूरे लेक्चर की, स्थूल से सूक्ष्म में जाने की ये समरी है। जो हम इस शरीर को सिर्फ शरीर सोचते हैं, कई बार हम लोग डाइट पे इतना फोकस करते हैं। मैं कहता हूं मैं आपको अमृत दे देता हूं, आपकी अग्नि एकदम वीक है, अग्नि है ही नहीं, तो आप कैसे डाइजेस्ट करेंगे? पहले अग्नि महाभूता चाहिए जो इसे डाइजेस्ट करे। अगर मान लीजिए आपके पास अग्नि महाभूता आपने डाइजेस्ट कर लिया स्टमक में, तो आपके इंटेस्टाइन में पृथ्वी महाभूता चाहिए जो इसको एब्जॉर्ब करे। और आपकी इंटेस्टाइन में पृथ्वी महाभूत है, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, तो आपको वायु महाभूता चाहिए जो इसका सर्कुलेशन हो पूरे शरीर में। वायु महाभूत भी है, सर्कुलेशन भी हो गया, लेकिन जब वह न्यूट्रिशन आपके कोशिकाओं के पास जाएगा तो वहां पे आकाश महाभूत होना चाहिए उसे एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप अभी 1 बज रहा है, हंग्री हैं लेकिन आप एंग्री भी हैं, खाना बना है रखा है, आप नहीं खाए, बोले मुझे नहीं खाना है, रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज है। तो सेलुलर लेवल पे जो रेजिस्टेंस होता है वह कहां से होता है? आपके ब्रेन से होता है, वह बॉडी से नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं? इस बॉडी पे ध्यान देते रहते हैं। जो लोग ब्रेन ब्रेथ बॉडी का कोऑर्डिनेशन करते हैं और डिजीज को रिवर्स करते हैं। जैसे एक वृक्ष है, अगर पत्तियां सूख रही हैं तो आपको जड़ कहां पे देना है? जड़ पे देना है, पत्ती पे नहीं देना है। तो जड़ यहाँ पे आपका मन है, मनोमय कोश है। जो ब्रांच है, जो ये शाखा, मोटा शाखा दिख रहा है, प्राणमय कोश है। जो पत्ती और फल दिखाई दे रहा है, अन्नमय कोश है। इसका मतलब ये नहीं कि आसन नहीं करना है, पत्तियां उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फूड पत्ती में होता है, लेकिन स्टोर जड़ में होता है। तो ब्रेन ब्रेथ बॉडी इंटरकनेक्टेड है, हमें तीनों पे सामान्य तरह से ध्यान देना चाहिए, तब ये ठीक होता है। अगर हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति से सीखें, पतझड़ कब होता है? गर्मियों में होता है। मैक्सिमम इवेपोरेशन ऑफ वाटर लीव्स से होता है। तो प्रकृति क्या करती है? पौधा क्या करता है? पत्तियों को छोड़ देता है। क्यों? बचाना है पानी को। और वो पत्तियां सिर्फ वहां से पानी नहीं बचाते, वो पृथ्वी को कवर कर देते हैं, धरती से भी वाटर इवेपोरेशन को रोकते हैं। और जब बरसात होता है, वही पत्तियां खाद बनती हैं जो उस जड़ को न्यूट्रिशन देती हैं। तो अगर हम प्रकृति से सीखें तो हमें समझ में आना चाहिए कि प्रकृति का संरक्षण करना कैसे करना है और अपने आप को प्रकृति से जोड़ना कैसे है। अगर हम रीजनल और सीजनल फूड पे जाएं और उसके बियॉन्ड प्रकृति के हिसाब से फॉलो करें, तो एक प्रकृति व्याधि पैदा करता है और एक आपका मन व्याधि पैदा करता है। दो ही लोग व्याधि पैदा करते हैं। तो प्रकृति के साथ हमें अनुकूल करना है, दिनचर्या ऋतुचर्या को फॉलो करना है और मन में तनाव कम लेना है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि तनाव कोई तकलीफ है तो उससे है, ऐसा नहीं है। कई बार तनाव ऐसा भी होता है कि जैसे आप बहुत इमोशनल हैं, वो भी तनाव है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे संस्था में हम कंसल्टेशन कर रहे थे, मैं और मेरी डायरेक्टर डॉक्टर आर नागरत्ना, जो MBBS MD FRCP MRCH, जिन्होंने उस संस्था को बनाया है, वो और उनके भाई डॉक्टर HR नागेंद्र जो नासा में साइंटिस्ट थे। हम दोनों लोग कंसल्टेशन कर रहे थे। एक सास और बहू आई। सास को बैक पेन था, बहू को माइग्रेन था। दोनों लोगों को बीमारी 6 महीने से थी। हमने पूछा शादी कब हुआ, तो बोले 1 साल पहले। तो हमने सोचा कि थोड़ा इनका नहीं जमता होगा, धीरे धीरे 6 महीने में बीमारी आई होगी, इसलिए इनको 6 महीने से समस्या है। तो पूछे उन लोगों से कि कोई आपका साथ समस्या है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या? उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, हम माँ बेटी जैसे हैं। तो वो अलग अलग बात करेंगे तब समझ में आएगा। तो पहले बहू को भेज दिए, सास से बात की। उन्होंने एक ही लाइन बोला, नहीं दीदी बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
फिर हमने बहू को बुलाया, तो जब बहू से पूछे तो वो रोने लगी। उन्होंने बोला दीदी ये प्रश्न ही मत पूछिए, वो हमारी माँ से भी ज्यादा अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है। तो हम तो जो सोच रहे थे कि इनका नहीं बनता है वो तो नहीं हुआ। फिर दोनों लोगों को बैठाए, बातचीत किए, तो उनसे पूछा अच्छा आपका दिनचर्या क्या है, आप लोगों का इतना बनता है तो आप लोग करते क्या हो। तो उसमें हमें क्या पता चला, मैं जिस्ट बताता हूं आपको उसका, कि जब भी वो लोग रात को सोते भी थे ना, तो इतना एक दूसरे के प्रति इतना इमोशनल थे, इतना उनका प्रेम था। सास सोचती थी जल्दी मैं सुबह उठ जाऊंगी, मैं पूजा भी कर लूंगी, चाय भी बना दूंगी, ये कर दूंगी। बहू ये सोच रही नहीं मैं सास को इतना आराम दे दूंगी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी, कर लूंगी। तो रात को अगर खट भी आवाज होता था तो दोनों उठ जाते थे, फिर देखते थे दरवाजा बंद, अरे अभी तो 2 बज रहा है, सो जाओ। तो इसलिए टू मच अति प्रेम, इमोशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको तनाव ही कोई तकलीफ भी है, स्पीड ऑफ योर थॉट्स। वो अति प्रेम जो है, मनोद्वेग, उद्वेग ऑफ माइंड, मनोद्वेग ही आधी है, और वह आधी वह वपु कलेवर में प्रवेश करता है, वह प्लस आधी व्याधि बनता है। तो मनोद्वेग से प्राणोद्वेग, प्राणोद्वेग से कायोद्वेग। कायोद्वेग क्या है? इन्फ्लेमेशन है, आइटिस, कंजक्टिवाइटिस, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सब कुछ आइटिस है। आइटिस में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में क्या है? पेन, टेम्परेचर, स्वेलिंग। पेन आपका वाता है, टेम्परेचर आपका पित्ता है, स्वेलिंग आपका कफ है। विशेषण ऑफ वात, पित्त, कफ ये आपकी बीमारी है। तो इसलिए इन सब का जिस्ट ये है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहिए, जो भी आप करते हैं विद अवेयरनेस, विद ब्रीदिंग, विद रिलैक्सेशन। हमें प्राणायाम भी करना चाहिए, ब्रेथ अवेयरनेस रहना चाहिए। जैसे हमने नाड़ी शुद्धि की बात की, तो रिसेप्टर्स नाकों में ही है। आप इसे चलते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कार में जाते हुए कर रहे हैं, आप कर सकते हैं कि आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। अगर आपका ध्यान यहाँ नहीं है तो आप प्राणायाम नहीं, आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं। कई बार लोग प्राणायाम करते हुए बोलते हैं देखो न्यूज़पेपर वाला आ गया, देखो दूध वाला आ गया। ध्यान इतना बढ़ गया कि बाहर जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा। तो इसलिए ध्यान पूर्वक करेंगे तो प्राणायाम होगा, अदरवाइज वो आपके लिए बीमारी होगी। ठीक उसी तरह से अपने मन को आपको कंट्रोल करना है। मन बहुत कुछ चाहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये इमोशंस हैं आपके। भगवत गीता में बताया गया ध्यातो तो विषया पुंसा कामत क्रोधा विजाते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् बुद्धिनाश। बेस्ट एग्जांपल है धृतराष्ट्र, पुत्र मोह। जब पुत्र मोह हुआ तो बुद्धिनाश हुआ, मुझसे कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दुर्योधन है। प्रज्ञापराध जानामि धर्मम नचमे निवृत्ति, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति। धर्म अधर्म मुझे सब मालूम है, फिर भी हम मिठाई खाएंगे, हमें सब पता है जिसमें शुगर ज्यादा है। तो इसीलिए जब हम संपूर्ण कोर्स पे काम करेंगे तो हम इस डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। अब आपके कोई प्रश्न है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू। आप लोगों का शुक्रिया। दूसरा माइक का है। ये है। मुझे लगता है अमित जी ने सरल भाषा में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है। मैं तो थोड़ा सा एक अपन जब पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी जब कोई अपने उत्तर देते हैं तो पहले नासिका चेक करते हैं अपनी, सूर्य नासिका से वो बाहर जा रही है या चंद्र नासिका से देखते हैं वो। उसके बाद में अपने उत्तर देते हैं कि अपन कोई कुंडली के बारे में पूछते हैं, कोई उसके पंचांग के बारे में पूछते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वही योग है, वही अपनी प्रकृति है, जो अपने प्रकृति से हमें मिला हुआ। मैंने तो आपको मतलब अपना जो अपन रोज महसूस करते हैं ना वो है। इन्होंने तो विज्ञान बताया है, मैं तो अपन लोग जो सरलता से समझते हैं वो बताया। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो इसके बारे में
कोई भी इन्होंने जो बताया, जो इसके संस्थापक है वो नासा के अंदर साइंटिस्ट थे, वो नासा के साइंटिस्ट है, उन्होंने सोचा कि हमारे देश में भी ऐश वैसा होनी चाहिए, उसी लिए उनका ये है, ये अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई है, और उनका ये एक पार्ट है, वो नाम नहीं लिखते हैं लेकिन उनका ही समर्थित पार्ट है। आगे कोई आदमी इस बारे में कोई पूछना चाहे प्रश्न, कोई जानकारी लेना चाहे? आपने बहुत सरल भाषा में बहुत गहरी चीज़ बताई है। एक छोटी सी, जब हम योगा करते हैं जनरली बोलते हैं कि आंखें बंद करके कीजिए, लेकिन मेरा तो बता दूँ, अगर योगा करते हैं आंखें बंद करते हैं तो हमारा मन पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाता है, और जब आंखें खोलते हैं कि करते हैं तो सिर्फ इतनी सा ही घूमता है अपना मन। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है, आंखें बंद करके, या क्योंकि उसमें पूरा ब्रह्मांड घूम जाता है, जो आपके हिसाब से तो बहुत गलत है, और मैं भी सोचता हूँ कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए? कि जब हम मिरर में देखते हैं तो हम वहां पे दिखते हैं, हूबहू जैसे हम हैं हम वैसे दिखते हैं मिरर में। क्या हम वहां पे होते हैं? हम वहां पे नहीं होते। ठीक उसी तरह से इस संसार में सुख दिखता है लेकिन होता नहीं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम अपने अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जब शब्द नहीं सुनाई देता, आज के समय में तो ऐसा है नहीं कि अंधकार हो और शब्द ना सुनाई दे, तो हम अपने अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो मन में बहुत हलचल होती है। जब आप आंख बंद करते तब आपको पता चलता है कि आपका मन कितना तेज चल रहा है। आंख खुली तो यहीं तक हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आंख बंद होती है पता लगा है तो पूरे ब्रह्मांड को कवर किया हुआ है। तो ऐसे में प्रैक्टिकल चीज है कि शुरू में आप आंख खोल के कीजिए, क्योंकि मन बहुत एंजाइटी होता है, बहुत एंग्जियस होता है। कई लोग आंख बंद करके तो उनको डर लगता है, भय होता है। तो पहले आंख खोल के कीजिए, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ता जाए, आंख बंद करके करने का प्रयास करेंगे तो मन उतना ही शांत होगा। के बाद अंतहीन, उसका क्या सॉल्यूशन है? भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मन में इतने विचार आते हैं, उसका क्या किया जाए। मैं कहता हूं कि इनके प्रश्न को थोड़ा और मैं थोड़ा बढ़ा लेके जाता हूं। हम सभी उपवास करते हैं, हम उपवास शारीरिक उपवास करते हैं, हम भोजन का उपवास करते हैं। मैं कहता हूं कि प्राणों का भी उपवास कीजिए, प्राणमय कोश के लिए। अगर आपका श्वास प्रश्वास 1 मिनट में 15-16 है तो उसे कम करते करते 6-5 तक ले जाइए। अगर आप 30 सेकेंड में सांस छोड़ते हैं, 30 सेकेंड में सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में 1 श्वास होता है। अगर आप 5 सेकेंड छोड़ते हैं, 5 सेकेंड लेते हैं, तो 1 मिनट में 6 श्वास होता है। 5 सेकेंड तो कोई भी कर सकता है। और जब 6 श्वास होता है तो अपने शरीर में बहुत परिवर्तन होता है। ब्रेन में कार्डियक कोहेरेंस होता है, एचआरवी में चेंजेस होते हैं, अच्छे हार्मोन निकलते हैं। तो प्राणों का उपवास किया जाए, प्राण को कम करके। ठीक उसी तरह से मनोमय कोश में जाके विचारों का उपवास किया जाए। जो इतने विचार आ रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो जब आप काय शुद्धि करेंगे उपवास से, प्राण शुद्धि करेंगे प्राणों के उपवास प्राणायाम से, जब आप चित्त शुद्धि करेंगे ध्यान से, जब आप अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पे लगाएंगे, शास्त्रों में बताया गया है कि प्राण से आप चित्त पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पे लगाएंगे तो थॉट प्रोसेस कम होता है। दूसरा है कम करने का तरीका होता है डायरेक्ट। जब अपने चित्त को जप में लगाएंगे उससे भी विचार कम होते हैं। तो बेसिकली 5 सेकंड में करें तो धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे गहरा लंबा सांस छोड़िए। कई बार होता है 5 सेकंड बोल देंगे तो आप 5 सेकंड पे दिमाग लग जाएगा, वही बढ़ता जाएगा। जैसे किसी को आप बोल दो आप ध्यान कर रहे हैं, मंकी के बारे में मत सोचना, तो ध्यान मंकी के बारे में तो मंकी हम सोचते हैं। तो ठीक उसी तरह से गहरा लंबा सांस लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए, चाहे आँख खोल के हो आँख बंद करके हो। 5 मिनट आप सभी लोग करिए, देखेंगे जीवन बदलने लगेगा।
मात्र 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, शांति से एक जगह बैठ के सिर्फ श्वास प्रश्वास लीजिए, छोड़िए, ध्यान जाएगा। अरे कल उनको बात करना था, उसी समय सारे काम याद आएंगे, क्योंकि उस समय आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अरे उनको फोन करना था, भूल जाऊंगा, 3 दिन से भूला हूं, अभी कर लो, बोलो नहीं, अभी नहीं। ये 5 मिनट सिर्फ जीवन के लिए, संसार के लिए है ही नहीं। जाना ऊपर है, तैयारी नीचे चल रही, ये सिर्फ जीवन के लिए। 5 मिनट किसी को नहीं दूंगा। फिर विचार आएगा, अरे यार डॉक्टर को फोन करना था, बोलो नहीं। ये 5 मिनट के बाद सिर्फ सांस लेना है, छोड़ना, फिर उसको बढ़ाते जाइए 5 से 6 7, फिर आप देखेंगे अपने आप जीवन बदल जाएगा। जो हम भूलने की बीमारी, अभी कई चीज भूल जाते हैं, क्या जैसे जैसे एज बढ़ता है उसके चैलेंजेस हैं। हम धीरे धीरे अल्जाइमर की तरफ बढ़ते हैं, डिमेंशिया की तरफ बढ़ते हैं, कंफ्यूज स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो मन है ना कंफ्यूजन चालू होता है, ये सब कम होता जाए।